नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। आज तक सिर्फ खबर नहीं दिखाता है, बल्कि जनता के हक की खबर पर सरकार और सरकारी व्यवस्था को जगाता भी है। 7 करोड़ रुपए का जहां धान घोटाला चूहों के नाम कर दिया गया, आज तक की खबर के बाद वहां एक्शन हो गया है। देश में स्लीपर बसों को मौत की बस बनाने वालों का सच आज तक ने दिखाया, तो सरकार ने बड़ा फैसला जनता की सुरक्षा के लिए लिया है। दोनों खबर को हम आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर फरार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। यह आरोपी डॉक्टर 16 दिन से फरार था। कोर्ट सरेंडर करने पहुंचा था, उससे पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब धर्मांतरण कराने के रैकेट के तमाम वो राज खुलेंगे जिन पर अब तक पर्दा पड़ा रहा। इस खबर पर आगे भी रहेगी नजर, लेकिन अभी बात चुनावी राज्य बंगाल की। एक खेल याद करिए, देश के घर घर में चोर सिपाही का खेल खेला जाता है, जिसमें 4 लोग 4 पर्ची के साथ खेलते हैं। पर्ची में राजा, वजीर, चोर और सिपाही लिखा रहता है। पर्ची उछाल दी जाती है। राजा की पर्ची पाने वाला पूछता है, वजीर वजीर? जवाब में वजीर की पर्ची पाने वाला कहता है, जी हुजूर। और फिर राजा कहता है कि इन दोनों में से चोर का पता लगाओ। इस वक्त हमारे में कुछ ऐसी ही राजनीति चल रही है, जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले चोर सिपाही और सियासत का खेल चल रहा है। जहां ममता बनर्जी देश की जांच एजेंसी ईडी को चोर कह रही हैं, वहीं ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने घोटाले के अहम सबूत चुरा लिए। इन सब के बीच लक्ष्मण रेखा न पार करने की चेतावनी बीजेपी को आज ममता बनर्जी देने लगी। जुमला पार्टी, झमेलादार पार्टी, हमलाकारी पार्टी, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है? उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला। ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक ली। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेड में इंटरफेयर कर जाती हैं और फाइल लेके निकल जाती हैं। ऐसा लॉलेसनेस तो कहीं होगा ही नहीं। ईडी, आईटी, सीबीआई को हर जगह इस्तेमाल ही करते हैं, उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, जीतेंगे नहीं। खुद कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी एक बार फिर उतरी हैं। अपने 8 सांसदों को दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के लिए भेज दिया। कोलकाता में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करा दी। कार्यकर्ताओं को भी कह दिया कि पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करो। क्या जिस पश्चिम बंगाल को बीजेपी अब तक चुनावी इतिहास में जीत नहीं पाई, वहां चुनाव से 3.5 महीने पहले ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर खेला होने से रोकने वाली राजनीति शुरू कर दी। और शुभेंदु अधिकारी थ्रुते टाका जाए अमित স্যার কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। पश्चिम बंगाल में गुरुवार से ही उस लड़ाई को ममता ने शुरू कर दिया, जिसमें तय है कि दिन प्रतिदिन हाई वोल्टेज तकरार बढ़ती जानी है। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। शुरुआत 8 जनवरी को कोलकाता में होती है, जब टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक के चेयरमैन प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी की एंट्री होती है और वो भीतर से हरे रंग की फाइल लेकर निकल आती हैं। और फिर आईपैक के दफ्तर में होती ईडी की रेड में पहुंचकर वहां से भी ममता फाइल का जत्था निकलवा लेती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की रणनीति चोरी करा रही थी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। हर कोई ये समझना चाह रहा है, आखिर हरे रंग वाली फाइल लेकर निकलने के बाद भी ममता बनर्जी आखिर क्यों आक्रामक मोड ऑन करके चल रही हैं? परंपरा में ही होगा।
जबकि ईडी सूत्रों का कहना है कि ईडी के छापे के बीच में से मुख्यमंत्री ने खुद ही प्रतीक जैन का मोबाइल फोन ले लिया। वहां मौजूद पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों को पंचनामा में कुछ भी दर्ज करने से मना किया। सूत्र कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों को धमकी तक दे दी, अगर प्रतीक जैन के घर से कुछ भी जब्त दिखाया तो फिर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दावा है कि वहां मौजूद स्वतंत्र गवाह को भी कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टाफ की तरफ से डराया धमकाया गया। अगर इतना सब कुछ वाकई ममता बनर्जी कर चुकी हैं, तो क्यों किया, और जब कर लिया तो फिर खुद कोलकाता की सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने के पीछे ममता की पॉलिटिक्स क्या है? क्या ममता बनर्जी अब चुनावी माहौल में दिल्ली बनाम पश्चिम बंगाल का दांव चल रही हैं? আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে, চোরের মতো কেন এসছো? क्या ममता बनर्जी घोटाले के आरोप वाले दाग से बचने की जुगत में है? সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাককে আমরা অথরাইজ করেছি। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ, 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো, সব তো দখল করেছেন। क्या वोट चोरी का मुद्दा जब चलता दिखा नहीं, तब रणनीति चोरी का दांव चल दिया गया है? আমি কোর্টকে দোষ দিই না, বিচারের কাছ থেকে আমরা বিচারের বাণী আশা করি, নাথিং এলস। আমি কোর্টের ব্যাপারে কথা বলবো না। সব দখল করেছেন, যত এজেন্সি আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে सब दखल করেছেন। क्या ममता बनर्जी खुद को फाइटर दिखाकर बीजेपी को जवाब देना चाह रही हैं? 26-এ আমাদের পতন হবে না, তোমাদের পতন হবে, তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। सियासत में समझ नहीं आ रहा कि छापा ईडी मार रही है या ईडी के छापे पर छापा ममता बनर्जी। इस बीच आज जब ईडी की ममता के खिलाफ याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो इतनी भीड़, इतना हंगामा था कि याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। লড়বেন তো, গড়বেন তো, যতই করো হামলা আবার জিতবে, 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 আবার জিতবে। জয় বাংলা। जोतई कोरो हमला आबार जितबे बांग्ला, यानी जितने भी हमले कर लो बंगाल फिर जीतेगा। इसी नारे के साथ पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की पार्टी दीदी को सत्ता दिलाना चाहती है। হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তির সামনে হবে, বড় মার সামনে হবে, মায়ের সামনে হবে, বাবার সামনে হবে, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে হবে, মা দুর্গার সামনে হবে, মা কালীর সামনে হবে, শ্রীকৃষ্ণ প্রভু চৈতন্য দেবের সামনে হবে। দিল্লির জল্লাদদের কাছে মাথা নিচু হবে না। घुसपैठ होने देने, घुसपैठियों को बचाने, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तुष्टीकरण, हुमायूं कबीर की अलग राह, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती आई है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी की रणनीतिकार कंपनी के दफ्तर और निदेशक के घर तक 6 साल पुराने कोयला घोटाले में लिंक का दावा करते हुए ईडी छापा मारती है, तो ममता बनर्जी दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर तक अपने सांसदों को प्रदर्शन के लिए भेज देती है, जिन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। क्या कहेंगे आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस? वहाँ पे एक सांसद है, इस तरीके का बर्ताव क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण से वहाँ पे था, आगे लीड है यार उनके। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए? गणतंत्र कर रहे हैं सर, गणतंत्र का कंट्रोल कर रहे हैं।
अरे कहाँ गए यार? सर खड़े हो। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर हैं। सर हम अमित शाह से नहीं डरते हैं। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। अरे खड़ा करो यार इनको। देखिए किस तरीके से पुलिस पिटारा जो टीएमसी के सांसद है। अरे साहब कैसे साइड हो गया भाई? देखो कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन वाली सियासत के साथ एक तीर से कई निशाने ममता बनर्जी साथ लेना चाहती हैं, लेकिन खबरदार करता सवाल है, क्या जनता उनके दिल्ली बनाम बंगाल के दांव के साथ है या फिर खेला कुछ और है? ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हमको हम प्रोटेक्ट करें। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है। 2022 से 2025 के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के 6 नेताओं को पहले ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मंत्री रहे पार्था चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, अनुव्रत मंडल, मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, शेख शाहजहां, जीवन कृष्ण साहा जैसे नेता शामिल हैं, जो टीचर भर्ती, पशु तस्करी कांड, पीडीएस घोटाला में गिरफ्तार किए गए। वहीं 8 नेता ऐसे हैं जिनसे अलग अलग वक्त में नोटिस ईडी दे चुकी है या किसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। इसी फहरिस्त में अब नया छापा प्रतीक जैन के घर कोयला घोटाले में पड़ता है, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर रहकर खेलना तय कर दिया है। और इसी के साथ तय ये भी है कि चढ़ते चुनाव में सियासी एक्शन पश्चिम बंगाल में कम नहीं होने वाला है। आज की दूसरी अभी बात चुनावी राज्य बंगाल की। एक खेल याद करिए, देश के घर घर में चोर सिपाही का खेल खेला जाता है, जिसमें 4 लोग 4 पर्ची के साथ खेलते हैं। पर्ची में राजा, वजीर, चोर और सिपाही लिखा रहता है। पर्ची उछाल दी जाती है, राजा की पर्ची पाने वाला पूछता है वजीर वजीर, जवाब में वजीर की पर्ची पाने वाला कहता है जी हुजूर, और फिर राजा कहता है कि इन दोनों में से चोर का पता लगाओ। इस वक्त हमारे में कुछ ऐसी ही राजनीति चल रही है, जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले चोर सिपाही और सियासत का खेल चल रहा है। जहां ममता बनर्जी देश की जांच एजेंसी ईडी को चोर कह रही हैं, वहीं ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने घोटाले के अहम सबूत चुरा लिए। इन सब के बीच लक्ष्मण रेखा न पार करने की चेतावनी बीजेपी को आज ममता बनर्जी देने लगी। जुमला पार्टी, झमेलार पार्टी, हमलाकारी पार्टी, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है? उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला। ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेड में इंटरफेयर कर जाती हैं और फाइल लेके निकल जाती हैं। ऐसा लॉलेसनेस तो कहीं होगा ही नहीं। ईडी, आईटीएस, सीबीआई को हर जगह इस्तेमाल ही करते हैं, उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, जीतेंगे नहीं।
खुद कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी एक बार फिर उतरी हैं। अपने 8 सांसदों को दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के लिए भेज दिया। कोलकाता में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 FIR दर्ज करा दी। कार्यकर्ताओं को भी कह दिया कि पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करो। क्या जिस पश्चिम बंगाल को बीजेपी अब तक चुनावी इतिहास में जीत नहीं पाई, वहां चुनाव से 3.5 महीने पहले ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर खेला होने से रोकने वाली राजनीति शुरू कर दी। और शुभेंदु अधिकारी थ्रुते टाका जाए अमित शाहर काछे। শুনুন আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। पश्चिम बंगाल में गुरुवार से ही उस लड़ाई को ममता ने शुरू कर दिया, जिसमें तय है कि दिन प्रतिदिन हाई वोल्टेज तकरार बढ़ती जानी है। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। शुरुआत 8 जनवरी को कोलकाता में होती है, जब टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक के चेयरमैन प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी की एंट्री होती है और वो भीतर से हरे रंग की फाइल लेकर निकल आती हैं और फिर आईपैक के दफ्तर में होती ईडी की रेड में पहुंचकर वहां से भी ममता फाइल का जत्था निकलवा लेती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की रणनीति चोरी करा रही थी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। हर कोई ये समझना चाह रहा है आखिर हरे रंग वाली फाइल लेकर निकलने के बाद भी ममता बनर्जी आखिर क्यों आक्रामक मोड ऑन करके चल रही हैं? परंपरा में ही होगा। जबकि ईडी सूत्रों का कहना है कि ईडी के छापे के बीच में से मुख्यमंत्री ने खुद ही प्रतीक जैन का मोबाइल फोन ले लिया। वहां मौजूद पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों को पंचनामा में कुछ भी दर्ज करने से मना किया। सूत्र कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों को धमकी तक दे दी, अगर प्रतीक जैन के घर से कुछ भी जब्त दिखाया तो फिर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दावा है कि वहां मौजूद स्वतंत्र गवाह को भी कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टाफ की तरफ से डराया धमकाया गया। अगर इतना सब कुछ वाकई ममता बनर्जी कर चुकी हैं, तो क्यों किया? और जब कर लिया तो फिर खुद कोलकाता की सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने के पीछे ममता की पॉलिटिक्स क्या है? क्या ममता बनर्जी अब चुनावी माहौल में दिल्ली बनाम पश्चिम बंगाल का दांव चल रही हैं? আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে, চোরের মতো কেন এসছো? क्या ममता बनर्जी घोटाले के आरोप वाले दाग से बचने की जुगत में है? সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ। 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো, সব তো দখল করেছেন। क्या वोट चोरी का मुद्दा जब चलता दिखा नहीं, तब रणनीति चोरी का दांव चल दिया गया है? আমি কোর্টকে দোষ দিই না, বিচারের কাছ থেকে আমরা বিচারের বাণী আশা করি, নাথিং এলস। আমি কোর্টের ব্যাপারে কথা বলবো না। সব দখল করেছেন, যত এজেন্সি আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে সব দখল করেছেন। क्या ममता बनर्जी खुद को फाइटर दिखाकर बीजेपी को जवाब देना चाह रही हैं? 26-এ আমাদের পতন হবে না, তোমাদের পতন হবে। তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। सियासत में समझ नहीं आ रहा कि छापा ईडी मार रही है या ईडी के छापे पर छापा ममता बनर्जी। इस बीच आज जब ईडी की ममता के खिलाफ याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो इतनी भीड़, इतना हंगामा था कि याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। লড়বেন তো, গড়বেন তো, যতই করো হামলা আবার জিতবে,
আবার জিতবে, আবার জিতবে, আবার জিতবে, আবার জিতবে, আবার জিতবে, আবার জিতবে, আবার জিতবে, আবার জিতবে। জয় বাংলা। जोतई करो हमला आबार जितबे बांग्ला, यानी जितने भी हमले कर लो बंगाल फिर जीतेगा। इसी नारे के साथ पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की पार्टी दीदी को सत्ता दिलाना चाहती है। মাথা যদি নত হয়, হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তির সামনে হবে, বড় মার সামনে হবে, মায়ের সামনে হবে, বাবার সামনে হবে, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে হবে, মা দুর্গার সামনে হবে, মা কালীর সামনে হবে, শ্রীকৃষ্ণ প্রভু চৈতন্য দেবের সামনে হবে। দিল্লির জল্লাদদের কাছে মাথা নিচু হবে না। घुसपैठ होने देने, घुसपैठियों को बचाने, 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी, तुष्टीकरण, हुमायूं कबीर की अलग राह, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती आई है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी की रणनीतिकार कंपनी के दफ्तर और निदेशक के घर तक 6 साल पुराने कोयला घोटाले में लिंक का दावा करते हुए ईडी छापा मारती है, तो ममता बनर्जी दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर तक अपने सांसदों को प्रदर्शन के लिए भेज देती है, जिन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। क्या कहेंगे आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस? आप एक सांसद है, इस तरीके का बर्ताव क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण से वहाँ पे था। आगे लीड है यार उनके। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए? खंडन कर रहे सर, गणतंत्र का कंट्रोल यार। सर खड़े हो। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर है। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। अरे खड़ा करो यार इनको। देखिए किस तरीके से पुलिस तुम्हारा जो टीएमसी के सांसद है, अरे साहब कैसे साइड हो गया भाई? कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन वाली सियासत के साथ एक तीर से कई निशाने ममता बनर्जी साथ लेना चाहती हैं, लेकिन खबरदार करता सवाल है, क्या जनता उनके दिल्ली बनाम बंगाल के दांव के साथ है या फिर खेला कुछ और है? ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा और उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हमको हम प्रोटेक्ट करें। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है। 2022 से 2025 के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के 6 नेताओं को पहले ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मंत्री रहे पार्था चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, अनुव्रत मंडल, मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, शेख शाहजहां, जीवन कृष्ण साहा जैसे नेता शामिल हैं, जो टीचर भर्ती, पशु तस्करी कांड, पीडीएस घोटाला में गिरफ्तार किए गए। वहीं 8 नेता ऐसे हैं जिनसे अलग अलग वक्त में नोटिस ईडी दे चुकी है या किसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। इसी फहरिस्त में अब नया छापा
प्रतीक जैन के घर कोयला घोटाले में पड़ता है, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर रहकर खेलना तय कर दिया है। और इसी के साथ तय ये भी है कि चढ़ते चुनाव में सियासी एक्शन पश्चिम बंगाल में कम नहीं होने वाला है। बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों की नींद उड़ाई हुई है। अमेरिकी सरकार के वाणिज्य मंत्री की तरफ से ट्रेड डील पर बड़ा दावा हुआ। हावर्ड लुटनिक ने दावा किया कि भारत से ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। हावर्ड लुटनिक ने ये दावा ऐसे समय में किया जब ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस पर अभी मतदान होना बाकी है, लेकिन यह कहीं ना कहीं भारत को सताने की नई कोशिश है। भारत ने अमेरिका की तरफ से फोन न करने के दावों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से याद दिलाया गया कि पिछले साल 8 बार दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई। सवाल यह है, फिर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका से ट्रेड डील तक में कहा गया कि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुक गया, लेकिन अब अमेरिका ने ही बताया है कि भारत नहीं झुका। अगर ऐसा हो गया होता तो ट्रेड डील पिछले साल जून में ही हो जाती। प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के डर से कांपते भारतीय बाजार के बीच अमेरिका से एक बहुत बड़ा बयान आया है। बयान देने वाले अमेरिका के वाणिज्य मंत्री, जिन्होंने पहली बार बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही है। पिछले साल अगस्त में जर्मनी के अखबार ने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने ट्रंप का फोन नहीं उठाया। अब अमेरिकी वाणिज्य मंत्री बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया, इसलिए भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हुई। मतलब नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप का फोन न उठाना और न ही उन्हें ट्रेड डील के लिए फोन करना ट्रंप को अखर गया। उन्होंने इसे अपने ईगो यानी अहम का मुद्दा बना लिया और भारत के साथ ट्रेड डील ठंडे बस्ते में चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों के साथ ट्रेड डील की, उनके नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति की खुशामद करते हुए सारी दुनिया ने देखा है, चाहे वो ब्रिटेन हो, वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया हो। अमेरिका से ट्रेड डील करने वाले देशों ने ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिका की हर मनमानी को माना। जिस जापानी थाली में कभी विदेशी चावल नहीं आया, ट्रंप के डर ने यह भी कर दिखाया। इन्हीं बातों ने ट्रंप का हौसला बढ़ाया, लेकिन जब भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो ट्रंप बौखला गए और उन्होंने रूस के बहाने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत ने झुकने से ही इनकार कर दिया। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। भारत में विपक्ष लगातार अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार को घेरता रहा, लेकिन अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने ही बता दिया कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका, वरना डील कब की हो जाती। USTR यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 11 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। भारत ने अमेरिका को 7,35,000 करोड़ का निर्यात किया और अमेरिका से 3.46 लाख करोड़ का आयात हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत से व्यापार घाटे का बहाना बनाकर वो अपनी मनमर्जी की ट्रेड डील के लिए भारत को मना लेंगे, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होने के बावजूद वो ऐसा न कर सके तो उनका झल्लाना स्वाभाविक है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया था, जिससे ट्रंप नाराज थे। अब तक ट्रंप की नाराजगी की वजह यही लग रही थी, लेकिन उनके ही मंत्री ने ट्रंप की नाराजगी की वजह और ट्रेड डील न हो पाने का कारण ट्रंप का ईगो यानी अहम को ठेस लगना बताया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी का समझौता नहीं करने वाला रवैया लगातार ठेस पहुंचा रहा था। पिछले साल जुलाई में ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने बात करने से इनकार कर दिया था। भारत सरकार को अंदेशा था कि ट्रंप बातचीत के नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के ईगो ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ने से रोका हुआ है, जिसमें भारत के झुकने का हर दावा हकीकत से परे लगता है। नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको।
आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। अमेरिका पुरानी तय हुई ट्रेड डील से पीछे हट गया है, इस उम्मीद में कि वो भारत को दबाकर अपनी मनमानी कर पाएगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे तो नहीं लगता कि ट्रंप के मंसूबे पूरे होंगे। हर पल खतरनाक होती जा रही दुनिया में रिश्ते बदल रहे हैं। मौजूदा हालात में दुनिया भर के कई विशेषज्ञ भारत और चीन को करीब आने के लिए कह रहे हैं। इसी से जुड़ी रॉयटर्स की खबर है कि भारत चीन की कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटा सकता है। चीनी कंपनियां सरकारी प्रोजेक्ट में बोली लगा पाएंगी। मामला चीन से जुड़ा है, इसीलिए खबरदार होना बनता है। फ्रांस ने भारत के लिए ट्रंप को 2 बार सुनाया। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स की मेजबानी करने वाला भारत दुनिया के लिए पुल का काम कर सकता है, और दूसरा ये कि भारत किसी का दास नहीं बनेगा, मतलब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। चीन की इन तस्वीरों से भारत पहले ही अमेरिका को ये संकेत दे चुका है कि वो अपने हितों को साधने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसमें चीन का साथ भी गंवा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि भारत चीनी कंपनियों से प्रतिबंध हटाने जा रहा है, जिसके तहत अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब चीनी कंपनियां भी बोली लगा सकेंगी। हालांकि रिपोर्ट का कहना है कि प्रतिबंध हटाने का आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। साल 2020 के बाद चीनी कंपनी को भारत में बोली लगाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सरकारी कमेटी से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य था। जहां पे भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, और जिस तरह से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि जब भारत को नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी हो तो किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके देश में नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए काम करने के तरीके आएंगे, नई मशीनें आएंगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही होगा। अमेरिकी टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसमें घरेलू रिफॉर्म से लेकर दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना है। इसमें अब चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध हटना भी शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर चीन से आने वाला निवेश भारत की तेज विकास दर की रफ्तार को बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि चीन की कंपनियों से प्रतिबंध हटाने पर भारत को विचार क्यों करना पड़ा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी और सामान की भारी किल्लत है। बिजली विभाग और अन्य सरकारी विभागों ने सरकार से शिकायत की थी कि चीनी सामान न मिल पाने की वजह से देश के बड़े प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। खासकर बिजली सेक्टर में उपकरणों की कमी से भारत के अगले 10 साल के पावर टारगेट खतरे में पड़ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी भी इन पाबंदियों में ढील देने की सिफारिश कर चुकी है। अगर यह वॉल्यूम बिजनेस होगा तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि हर मशीन दूर से बना के लाना, उसके स्पेयर पार्ट लेके आना, हर पुर्जा बाहर से लाना बहुत महंगा पड़ता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि आप क्रिटिकल कंपोनेंट बाहर से ले आते हो, जो आपकी मेन प्रोडक्शन बेल्ट है, बाकी चीजें आप लोकल सोर्स करते हो। तो ये भी भारत में होगा। भारत के इस बदले हुए रुख के पीछे अमेरिका का भी हाथ माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैक्स लगा रखा है, जिसके बाद पिछले साल पीएम मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया और रिश्तों को सामान्य करने पर सहमति बनी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हुई और चीनी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियम भी आसान किए गए। हालांकि भारत अब भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि चीन पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। नए साल पर इस सैटेलाइट की इन तस्वीरों ने चीन को लेकर नए सिरे से खबरदार किया। सैटेलाइट तस्वीरों ने बताया कि चीन पैंगोंग त्सो में भारत के साथ सैन्य बफर जोन के पास नई इमारत बना रहा है। वो अलग बात है कि यह गतिविधि चीनी कब्जे वाले क्षेत्र में हो रही है, लेकिन 2020 में सीमा विवाद को लेकर हुए गलवान के खूनी संघर्ष को देखते हुए चीन के किसी कदम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि ब्रह्म चेलानी जैसे रक्षा विशेषज्ञ सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि ये भारत के लिए एक और पीछे हटने वाली बात होगी। भारत अब चीन की शर्तों पर संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अपनी उस पुरानी मांग को चुपचाप छोड़ दिया, जिसमें उसने लद्दाख में 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करने की शर्त रखी थी। अब भारत का रुख पुरानी स्थिति से बदलकर सिर्फ सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने तक सीमित हो गया है। हमारा रवैया अब चीन की तरफ थोड़ा सा बदला है, मगर ये कतई नहीं है कि हम उसकी कंपनियों को बिल्कुल भारत में बिल्कुल आने देंगे। ये एक प्रकार केस टू केस पॉइंट होगा।
क्योंकि हमें पता है कि चीन पे भरोसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जो चीन ने गलवान में किया, जो चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है, वो हम इससे बिल्कुल जानकार हैं। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि एक प्रकार से चीन को फायदा हो और चीन हमें धोखा दे। चीन के साथ रिश्ते जटिल हैं। LAC पर भले ही शांति हो, लेकिन चीन कब क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में चीन के साथ रिश्तों में चौकन्ना रहना सबसे जरूरी है, जिसके आधार पर ही PMO चीनी कंपनियों से बैन हटाने पर फैसला लेगा। चीन को लेकर भले ही कुछ ढील दिए जाने की खबरें हो, लेकिन चीन को लेकर भारत का विरोध खत्म नहीं हुआ है। इसका सबूत आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। जब शक्सगाम वैली को लेकर सवाल हुआ तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। भारत ने 1963 में पाकिस्तान की तरफ से चीन को सौंपी गई शक्सगाम घाटी को कभी मान्यता नहीं दी। ये समझौता अवैध और अमान्य है। भारत ने शक्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत को बदलने के प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ लगातार विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी मान्यता नहीं देता है, जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है और जिस पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा है। शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने दोस्ती के उपहार स्वरूप चीन को दिया। पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा, उसके ही एक हिस्से को उसने साल 1963 में चीन को सौंप दिया। यह इलाका 5180 वर्ग किलोमीटर का है। सामरिक नजरिए से यह बहुत अहम है, जहां पर चीन सड़क बना रहा है। ऐसी खबरें पिछले साल आई थी। भारत ने शक्सगाम घाटी का मामला उठाकर यह बताने की कोशिश की है कि चीन से जो उसके मुद्दे हैं वो उन्हें उठाता रहेगा, वो चाहे शक्सगाम घाटी हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी भी हिस्से की बात। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया। कहा कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, किसी नियम को नहीं मानेंगे, जो जी में आएगा वो करेंगे। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह का बर्ताव शायद ही कभी किया हो, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। वो हर किसी को धमका रहे हैं। ईरान, डेनमार्क, मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, नाइजीरिया, कनाडा, इन सारे देशों को ट्रंप पिछले कुछ दिनों से धमका रहे हैं। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप इन देशों में सबसे पहले कहां पर हमला करेंगे। ग्रीनलैंड पर ट्रंप पहले कब्जा करने फौज भेजेंगे या फिर ईरान पर मिसाइलें दागेंगे। दुनिया ये सोच सोच कर परेशान है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करवाकर डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन को झटका दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब ईरान पर है। कहा जा रहा है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। ऐसा करने से वेनेजुएला की तरह ईरान से भी चीन को सस्ता तेल नहीं मिल पाएगा। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में तख्ता पलट करना होगा। If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की सरकार ने जनता का कत्लेआम किया तो वो हमला करेंगे। ईरान के 31 में से 24 प्रांतों के 80 से अधिक जिलों में विरोध प्रदर्शन की खबरें मिली हैं। ईरान में कुल 480 से अधिक जिले हैं और लगभग 1400 शहर हैं, जिनमें 21 आम लोगों समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? जेफरी सैक्स जैसे अर्थशास्त्री इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। खबरदार करता अब सवाल है, क्या ईरान में हो रहे ये प्रदर्शन अमेरिकी हमले का बहाना होंगे? क्योंकि ईरान में जलता ये पुतला कभी वहाँ हीरो रहे कासिम सुलेमानी का है, जिसने इजराइल अमेरिका के खिलाफ सैन्य गठजोड़ खड़ा किया और जिसकी मौत पर ईरान में मातम होते हुए सारी दुनिया ने देखा। इसीलिए कासिम सुलेमानी का पुतला जलाना ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। ईरान में बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन गुरुवार की रात एक साथ 31 प्रांतों में प्रदर्शन शुरू हो गया। तेहरान में हालात बेकाबू थे, हर तरफ आग ही आग थी। सरकारी दफ्तरों, पुलिस ठिकानों, IRGC के ठिकानों को फूंका जा रहा था। गुरुवार रात पहली बार किसी सरकारी दफ्तर को आग के हवाले किया गया। अब अगली तस्वीर देखिए, ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शहर की है। कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ के लोग सीधे खामेनेई की सत्ता को चुनौती देंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई के शहर के पुलिस स्टेशन को जला दिया। यहाँ खामेनेई की सत्ता के खिलाफ और राजशाही वापस लाने के लिए नारे लगे।
एक दावे के मुताबिक कल रात ईरान की सड़कों पर करीब 10 लाख प्रदर्शनकारी उतरे। ये संख्या इस मायने से भी ज्यादा है क्योंकि इस वक्त ईरान में खामनेई की सत्ता को चुनौती देने का मतलब है मौत। इसके बावजूद ईरान की सड़कों पर कल रात लाखों लोग उतरते हैं और अब शुक्रवार की रात इससे भी ज्यादा लोगों के सड़कों पर उतरने की आशंका जताई गई। सवाल है कि क्या ये विरोध अमेरिका के लिए हमले का चारा साबित होगा। ईरान में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के नारे सीधे धार्मिक व्यवस्था और सर्वोच्च नेता के खिलाफ रहे हैं। पिछले विरोध प्रदर्शनों की तुलना में इस बार एक और अहम बदलाव ये कि रजा पहलवी के समर्थन में नारे ज्यादा सुनाई दिए। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं जो निर्वासन में रह रहे हैं। इसे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बढ़ती निराशा और असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसके नतीजे क्या होंगे सारी दुनिया की नजर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा, विदेशी ताकतों से जुड़े कुछ लोग अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर टिप्पणी करने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इस्लामिक रिपब्लिक किसी भी विदेशी ताकत के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछली बार अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। पिछली बार रूस और चीन ईरान की मदद के लिए सामने नहीं आए थे, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला में तख्ता पलट किया है, जिस तरह से रूस के तेल के टैंकर को पकड़ा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट संभावित अमेरिकी हमले को भारी भूल बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया जलाने पर आमादा दिखते हैं। वो कह चुके हैं कि वो न किसी नियम को मानेंगे और न ही किसी की सुनेंगे। यही वो बात है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ट्रंप के इशारे पर ही काम करती है। दुनिया की बड़ी खबर के बीच जनता के हक हित की खबर से भी खबरदार रहिए। छत्तीसगढ़ के करवधा में आज तक की खबर का असर हुआ, जहां सरकारी गोदाम से 26,000 क्विंटल धान चूहे खा गए, ये बताकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। वहां आज तक की खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 7 करोड़ का धान गायब करके चूहे के नाम पर बचने की कोशिश फेल हो रही है। संग्रहण केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला विपणन अधिकारी को नोटिस दिया गया है। नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश की, जहां संभल 2027 की चुनावी राजनीति के केंद्र में लगातार बना हुआ है। यहां अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का तिहरा वार हो रहा है। पहले संभल में अवैध कब्जा करके बनी मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चला। अब इसे बनवाने वालों से जुर्माना वसूलने का नोटिस जारी हो रहा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता धर्म के नाम पर चुनकर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हैं। जो देखते हैं उस पर तकलीफ तो होती है ना, कब तक खामोश रहें? जब से ये सरकार आई है तब से यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि मुसलमान को रहना ही नहीं चाहिए, चला जाना चाहिए। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक ये क्यों कहने लगे कि लगता है मुस्लिमों को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए? क्या इसकी वजह संभल में अवैध कब्जा करके बनाई गई मस्जिद और मदरसों पर होता सरकारी एक्शन है? हमारी तो मस्जिद का कोना भी अगर टूट जाता है, उसको मरम्मत कराने के लिए ये कहा जाता है कि मरम्मत जब कराएंगे जब आप इजाजत ले लेंगे। हमारे लिए तो ये है। और चले जाइए आप पक्के बाग पे सरायतरीन पे जाके देखिए, मंदिर है कितना भव्य हो गया, कैसे हो गया। बेगमसरा में चले जाइए, कितनी ऊपर कितनी मीनारें बनी हुई हैं उसकी मंदिर की। हम कोई शिकायत थोड़ी कर रहे हैं, मगर जब ये चीजें सामने आती हैं तो हमें तुलना करनी पड़ती है कि हम क्या नहीं कर रहे और ये क्या कर रहे हैं। संभल में 15 महीने के भीतर हाल ये हो चुका है कि जहां समाजवादी पार्टी का मजबूत सियासी किला रहा, वहीं अब योगी सरकार के तिहरे वार के बाद बुलडोजर का नाम विपक्षी नेता भूलते नहीं। बुलडोजर जो है पूरे यूपी से चल के पूरे देश में फैल गया। सवाल है कि संभल में नवंबर 2024 की हिंसा और उपद्रव के बाद अवैध कब्जों को लेकर शुरू हुए अभियान में क्या 2027 के चुनाव को देखते हुए धर्म का नाम लेकर निशाना बनाए जाने की बात विपक्षी करने लगे? क्या इसकी वजह संभल में योगी का ट्रिपल एक्शन है? मतलब पहले अवैध कब्जों को हटाने का नोटिस देकर बुलडोजर चला,
लेकिन अब तो प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के बाद उन लोगों को जुर्माने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया और आगे की कार्रवाई भी चलने लगी, जहां सरकारी तालाब पर बने अवैध मकानों की नपाई शुरू हो गई है। पहले आप उस एक्शन के बारे में जानिए जिसे सुनकर राजनीति में उफान आने लगा है, क्योंकि अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब अवैध कब्जा करने वालों को आर्थिक चोट पहुंचने जा रही है, ताकि फिर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा न कर सके। इसीलिए 75 लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। सलेमपुर सालार में जो मस्जिद थी, जिसको कि ग्रामवासियों ने स्वयं ही डिमोलिश कर लिया था, उस पर करीब 8 लाख रुपए का हर्जाना आरोपित किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा मदरसा था, उस पर 51-52 लाख रुपए का हर्जाना किया गया है। इधर राया बुजुर्ग में जो मदरसा था, उस पर 6 लाख रुपए आरोपित किया गया है और जो मस्जिद बनाई गई थी उस पे 8 लाख रुपए का है और इंडिविजुअल जो 3 मकान बने हुए थे उस पर 1,20,000, 4,000 इस तरह से करके कुल 72 से 75 लाख रुपए की वसूली इनसे की जानी है। ये लोग अगर इस पूरे जुर्माने को जमा नहीं करते हैं तो प्रशासन इन लोगों की कुर्की सहित जो तमाम आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो करने के लिए आगे बढ़ेगा। संभल में अब तीसरा एक्शन भी होने जा रहा है, जहां प्रशासन हाथ में इंच टेप लेकर वो इलाका नापता है। दावा है जहां सरकारी तालाब होता था वहां घर बनाए गए, अब यहां गलियों तक में नाप जोख राजस्व विभाग की टीम कर रही है, इस दावे के साथ कि सरकारी रिकॉर्ड में यहां 5 बीघा तालाब होता था। नहीं, तालाब नहीं था, पहले खेत पड़ा हुआ था। ये इसमें तालाब नहीं था, कहीं पीछे से पानी आता तो ऐसे निकल के चले जाता था। एक जमाने से हम बाप दादा रहते आए हैं सब, मगर बाप दादाओं की ये गलती थी, बस ऐसे पट्टे कटवा लेते थे, ऐसे होती, समझे। धर्म की राजनीति में एक वादा बीएमसी चुनाव में मुंबई में हुआ है, लेकिन इसकी गूंज जल्द यूपी में सुनाई देगी। खबर यह है कि बीएमसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि जीत गए तो सभी मस्जिदों पर वापस लाउडस्पीकर लगवा देंगे। अब मुंबई में जो वादा समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, इस पर यूपी में जरूर बीजेपी सवाल करेगी, क्योंकि यूपी में धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने की मुहिम योगी सरकार में लगातार चलती रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान 2,89,00,000 वोटर का नाम हटने की खबर आने के बाद से बीजेपी में सबसे ज्यादा हलचल है। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने के बाद बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान ने ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष और यूपी से राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण को तैनात कर दिया है। साथ ही हर दिन बूथ वार रिपोर्ट केंद्रीय बीजेपी को भेजने का निर्देश दिया है, जिसमें रिपोर्ट यह बताना होगा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरवाने के अभियान में क्या प्रगति हुई। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। मंत्री जी का, माननीय भारी उद्योग मंत्री जी का। लेकिन राजनीति शास्त्र का सवाल तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि क्या 2,89,00,000 वोट जिस प्रदेश में वोटर लिस्ट से हट गया, वहां मुख्यमंत्री क्या बीजेपी के कटे हुए मतदाता को वापस जुड़वा पाएंगे। इस सवाल की वजह खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जताई गई चिंता है, जहां सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि करोड़ों वोट का कटना बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बैठक में बीजेपी की कहा गया कि सबसे ज्यादा वोट हमारे ही लोगों के शहरों में कटे हैं, इसलिए उनसे संपर्क किया जाए, और अगर ये वोटर बीजेपी नहीं जोड़ पाती तो फिर भले मुख्यमंत्री दावा करे कि उपद्रव नहीं उत्सव का प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, क्या बीजेपी जीत पाएगी। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बदलाव की बात तो करते हैं,
लेकिन ये तीसरी बार रिकॉर्ड मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब वोट गणित बीजेपी सुधार ले। और इस गणित को सुधारना क्यों जरूरी है, वजह समझिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें ऐसी थीं जिसमें जीत हार का अंतर 10,000 से कम वोटों में निर्धारित हुआ था। इनमें से 63 सीटें बीजेपी ने जीती थीं तो 41 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं। खबरदार करता सवाल अब ये है कि 2027 के चुनाव में SIR के बाद कटे हुए वोटों से क्या चुनावी नतीजों में तब्दीली होती दिख रही है? क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन मोड पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मंत्रियों को जिले जिले जाकर BLA BLO के संपर्क में आकर कटे हुए भाजपा वोटों को बढ़ाने की कवायद में लगने का मंत्र दे रहे हैं? अब ऐसी खबर जो बहुत हैरान करती है। राजस्थान में सरकार ने ही पशुधन विभाग में भर्ती परीक्षा ली और जब नौकरी देने की बारी आई तो सरकार कह रही है कि सरकारी विश्वविद्यालय की डिग्री फर्जी है। उन कॉलेज को सरकार फर्जी कहने लगी जहां सरकारी काउंसलिंग से ही दाखिला मिला, जहां छात्रवृत्ति का पैसा तक सरकार ने दिया। आज तक की जांच में बड़ा घोटाला दिख रहा है जिसकी जांच और कार्रवाई जरूरी है। दिनेश कुमार मीणा और राकेश गुर्जर, राजस्थान के ये वो दो नौजवान जिन्होंने राजस्थान में पशुधन सहायक परीक्षा पास की, फिर भी नियुक्ति से सरकार ने मना कर दिया। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जो वेटनरी कॉलेज युवाओं को राजस्थान में सरकारी काउंसलिंग के बाद मिला, जिस कॉलेज में पढ़ते हुए छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिली, उसी कॉलेज से पास होने के बाद जब डिग्री लेकर नौकरी करने पहुंचे तो सरकार कहती है कि तुम्हारा सरकारी कॉलेज तो फर्जी है। ये कहकर रोक दिया कि आप जिस संस्था से डिप्लोमा किए थे उस संस्थान को राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त NOC नहीं है, तो और आपका ये जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एडमिशन लेते वक्त आपको पता नहीं चला था? नहीं सर, हमारे को राजवास यूनिवर्सिटी बीकानेर से एडमिशन मिला है सर, काउंसलिंग से मिला है सर। ये तो सर काउंसलिंग से मिला है और ये राजवास यूनिवर्सिटी को मालूम करना चाहिए कि इनके पास NOC है या नहीं है। अगर NOC नहीं थी तो उन्होंने हमारे को काउंसलिंग क्यों दिया सर? गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान में 2022 में 9 वेटनरी कॉलेज खुले। वहां पढ़ने वाले अब सैकड़ों छात्र हक्के बक्के हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां लाखों रुपया फीस दे दी वहां मिली सरकारी डिग्री को जब सरकार ही डिग्री नहीं रद्दी कागज मान रही है तो अब करें क्या? 1 साल की फीस 85,000 रुपये लगती है, 2 साल की 1,70,000 रुपये रहती है। बाकी अलग प्रैक्टिकल के किटों के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, फॉर्मों के अलग पैसे। 2 लाख रुपये तो कॉलेज में दे दिए, वहाँ रहना खाना 3 से 4 लाख रुपये का स्टूडेंट का खर्चा जाता है। और मेरा रिजल्ट रोक लिया गया, फाइनल रिजल्ट। छात्रवृत्ति मिली थी? छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार से मेरे को छात्रवृत्ति मिली 30,800 रुपये मिली थी मेरे को। उसमें नहीं देखा कि मान्यता है कि नहीं? उस समय क्यों हमको तो यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, यूनिवर्सिटी अलॉट करती है तो जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अलॉट कर रही है तो स्टूडेंट जाएगा पढ़ने के लिए, ट्रस्ट विश्वास करके जाएगा। अंधेर नगरी का सबूत अब आप तक लाकर सरकार को जगाने के लिए खबरदार करने आज तक संवाददाता शरद कुमार निकले। सिद्धार्थ वेटनरी कॉलेज जयपुर पहुंचे। कॉलेज के नाम पर एक क्लर्क बैठा था, प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सब कुछ यही क्लर्क है। दरअसल ये कॉलेज नहीं, सरकारी डिग्री बांटने का अड्डा है। 1 दर्जन कोर्स कागजों पे कराया जा रहा, वो भी राजस्थान सरकार की यूनिवर्सिटी और संस्थान के नाम पर। देखिए ना, फार्मेसी, पैरामेडिकल, वेटनरी सबकी डिग्री यहाँ बट रही है। ये है वो गोरख धंधा जो जयपुर में ही चल रहा है, जहाँ एक नहीं दर्जनों कोर्स कराने का दावा है पर पढ़ने वाले सारे कागज में हैं। शिक्षा के नाम पर क्या गोरख धंधा चल रहा है, यह देखने के लिए दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी जयपुर में देखिए किस तरह से यहाँ पर डिग्री बांटने का गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर सिद्धार्थ, सर्वोदय, गौरव नाम से इतने सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जहाँ पर हर तरह की डिग्रियां आपको मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई दिखाई देंगी। ये देख लीजिए, ये कॉलेज है जहाँ पर आपको ना कोई प्रिंसिपल दिखाई देगा, ना कोई डायरेक्टर, ना टीचर, बस छात्र हैं बड़ी संख्या में जो कागजों में एडमिशन है और फिर वहाँ से आप मोटी रकम लेकर यहाँ पर सर्टिफिकेट देने का, डिग्री देने का काम किया जाता है। और NOC भी नहीं है। मजेदार बात यह है कि NOC भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे एडमिशन लेकर फंस जा रहे हैं वो रो रहे हैं कि करें क्या आखिर। मगर सरकार के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत कर यहाँ पर इस तरह से डिग्री बेचने का धंधा चल रहा है। यहाँ बैठे सोनू मीणा ने बताया कि कॉलेज तो यही है, स्टाफ और बच्चे हैं नहीं। मेरे
शिवज्ञान वेटनरी कॉलेज है जो आमेर में पड़ता है, रूंडल गांव है वहाँ पे। वहाँ से मैंने कॉलेज किया, 2 साल डिप्लोमा किया है और उसमें एनओसी का मामला चल रहा है फर्जी। कॉलेज को फर्जी बता के राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो वेटनरी कॉलेज है उसने फर्जी बताया उसको। दूसरा सर्वोदय कॉलेज है, यहाँ भी आज तक संवाददाता पहुंचे, हालत और खराब मिली। बैनर लगे थे, प्रिंसिपल रूम पर कागज चिपका था, बाकी कॉलेज कम, भूतिया बिल्डिंग ज्यादा लग रही थी। आखिर में आपको बता दें कि ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच ट्रंप को खामेनेई ने 2 टूक कहा है कि अपने देश की समस्या पर ध्यान दें। हालांकि इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ईरान में जो सत्ता विरोध चल रहा है उसमें अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।